जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्यांचल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला लेकर हम बढ़ रहे हैं, उस श्रृंखला का जो आज का हमारा टॉपिक है नदियों में, वो नदियों का जो हमने टॉपिक उठाया है वो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र लिया है? जैसे हमने बताया था कि 6 अपवाह तंत्र हैं, जिनमें से हमने गंगा यमुना अपवाह तंत्र को पढ़ लिया है, माही नदी अपवाह तंत्र को, ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, इन अपवाह तंत्रों को पढ़ लिया है। और आज हम जो अपवाह तंत्र लेकर आए हैं, जो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है, वो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। ये क्या है? ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्या निकल के आता है कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा, क्या प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा कौन सा है? गंगा यमुना का अपवाह तंत्र। कौन सा है? गंगा यमुना का अपवाह तंत्र। अब सबसे पहले इस नदी के बारे में क्या देखते हैं कि ये जो नदी है, कौन सी? नर्मदा नदी। तो मां नर्मदा का उद्गम कहां से होता है, ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब इसके उद्गम की हम बात करते हैं, तो इसके उद्गम के लिए उद्गम को लेकर कई चीजें, कई पॉइंट निकल के आएंगे, कई स्थान निकल के आएंगे। इनमें से किसी भी स्थान को लेकर आपसे प्रश्न जनरली पूछ सकता है। तो जो पहला निकल के आता है वो ये है कि अनूपपुर जिले से। किससे निकल के आती है? अनूपपुर जिले से। किससे निकल के आती है? अनूपपुर जिले से। और जो तहसील है वो कौन सी है? पुष्पराजगढ़ तहसील। कौन सी है? पुष्पराजगढ़ तहसील। पुष्पराजगढ़ तहसील से। तो अनूपपुर जिले और पुष्पराजगढ़ तहसील से किसका उद्गम होता है? आपके नर्मदा, मां नर्मदा का। लेकिन अगर प्राकृतिक क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मैकाल पर्वत श्रेणी। किससे? मैकाल श्रेणी से। तो जो सतपुड़ा की सबसे पूर्वी श्रेणी है मैकाल श्रेणी से, और मैकाल श्रेणी की जो चोटी है अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक से। और अमरकंटक में एक स्थान है जिसका नाम है माई की बगिया। क्या नाम है? माई की बगिया। और इसी माई की बगिया में एक सरोवर है जिसका नाम है सरस्वती सरोवर। क्या नाम है? सरस्वती सरोवर। तो इनमें से किसी भी एक को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने सभी चीजों को देख लिया है कि मां नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से, या यूं कहें कि मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी के माई की बगिया नामक स्थान के सरस्वती सरोवर से उद्गम होता है। किसका? आपके नर्मदा नदी का। किसका उद्गम होता है? नर्मदा नदी का। अब हम किसके बारे में देखेंगे? नर्मदा नदी का प्रवाह। क्या देखेंगे? प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे। और किसका प्रवाह? नर्मदा नदी का। किसका देखेंगे? नर्मदा नदी का। तो जब हम नर्मदा नदी के प्रवाह की बात करते हैं, तो ये जो नदी है, तो एक तरफ है पर्वत विंध्याचल। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत है। और दूसरी तरफ कौन सा है? सतपुड़ा। कौन सा है? तो सतपुड़ा। तो इसका जो प्रवाह है विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत के बीच से, विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से। कहां से होता है? भ्रंश घाटी से होता है। किससे होता है? भ्रंश घाटी से होता है। तो यूं कह सकते हो कि नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी, वो नर्मदा भ्रंश घाटी है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली, किधर? पश्चिम की ओर बहने वाली या भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। कौन सी? आपकी नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। लेकिन जब इसके प्रवाह को लेकर हम राज्य देखते हैं, क्या देखते हैं? राज्य देखते हैं। तो राज्य में देखते हैं तो 3 राज्य निकल के आते हैं। सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहां होती है? मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और मध्य प्रदेश में ये 177 किलोमीटर, कितना? 177 किलोमीटर। कितना बहती है? 177 किलोमीटर, जो कुल प्रवाह क्षेत्र का 89.9% है। कितना है? 89.9%। क्लियर है? फिर दूसरा कौन सा आता है? आपका महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये कितना बहती है? सबसे कम 74 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बहती है? 74 किलोमीटर बहती है। और फिर आपके ये गुजरात में, कहा? गुजरात में। और ये गुजरात में 161 किलोमीटर। कितना बहती है? 161 किलोमीटर बहती है। यानी कि इसका जो कुल प्रवाह हो गया वो कितना हो गया? 1312 किलोमीटर। कितना हो गया? 1312 किलोमीटर। तो ये जो आपकी नर्मदा नदी है, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहती है। प्लस ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, यानी कि कुल प्रवाह के 89.9% भाग में, महाराष्ट्र के 74 किलोमीटर, गुजरात के 161 किलोमीटर में, यानी कि कुल 1312 किलोमीटर में बहती है। क्लियर है? तो ये बातें स्पष्ट हो गई। किसके बारे में? आपके नर्मदा नदी के बारे में। किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में।
प्रवाह में ही लेकर कुछ अन्य तथ्य निकल के आते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर कुल 16 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 16 जिलों से। पहले ये जिलों की संख्या 15 मानी जाती थी, लेकिन जब नर्मदा सेवा यात्रा की गई आपके 2016-17 के बीच, तब ये जो यात्रा थी ये 17 जिलों से, कितने जिलों से? 16 जिलों से होकर गुजरती है। और 16 जिलों में जो नवीन जिले जिसको पहले नहीं मानते थे, सिवनी जिला, तो सिवनी जिला भी आता है। तो हम देखेंगे कि इसका जो प्रवाह है पूर्व से पश्चिम की ओर किन किन जिलों में होता है। क्या देखेंगे? पूर्व से। चलिए, प्रवाह की अभी हम बात कर रहे हैं। तो जब प्रवाह में हम देखते हैं तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर, कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर, कैसे? पूर्व से पश्चिम की ओर और मध्य प्रदेश के, कहां के? मध्य प्रदेश के 16 जिलों से, कितने जिलों से? 16 जिलों से, 16 जिलों से प्रवाहित होते हुए 16 जिलों से प्रवाहित होते हुए ये कहां पे? खंभात की खाड़ी में। कहां पे? खंभात की खाड़ी में क्या करती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी यानी कि ज्वारनदमुख। एस्चुरी का मतलब, जैसे कि पिछली वीडियो में ही हमने बताया था कि जब नदी सागर में मिलती है उसके पहले उसके दोनों तरफ क्या हो? पर्वत हो। क्या हो? पर्वत हो। तो इन पर्वतों के बीच से निकलने वाली नदी जब जाके किसी सागर में मिलती है तो वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि इसका निर्माण करती है आपके एस्चुरी का। और आपको पता है कि ये किन दो पर्वतों के बीच से गुजरती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से। यानी कि ये भी किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का। किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का। अब पूर्व से पश्चिम की ओर हम देखते हैं कौन कौन से जिले से ये प्रवाहित होती है। तो इसका उद्गम कहां से होता है? तो जब उद्गम की हम बात करते हैं तो जो सबसे प्रथम जिला आता है वो है अनूपपुर। कहां से? अनूपपुर से। अनूपपुर के बाद ये कहां जाती है? डिंडोरी में। कहां जाती है? डिंडोरी में। और डिंडोरी के बाद ये पहुंचती है मंडला में। कहां पहुंचती है? मंडला में। और मंडला में, मंडला को कैसे? प्रायद्वीप आकार में, या यूं कहो कि कुंडली के आकार में, कुंडली नुमा आकृति में मंडला को ये क्या करती है? घेरती है। मंडला के बाद ये पहुंचती है सिवनी में। कहां पहुंचती है? सिवनी में। सिवनी के बाद ये जाती है आपके जबलपुर में। कहां जाती है? जबलपुर में। जबलपुर के बाद ये कहां जाती है? आपके नरसिंहपुर में। कहां जाती है? नरसिंहपुर में। क्लियर है? जबलपुर, जबलपुर के बाद ये कहां जाती है? नरसिंहपुर में। फिर इसके बाद कहां जाती है? फिर इसके बाद आपकी जाती है रायसेन में। कहां? रायसेन में। रायसेन के बाद ये कहां जाती है? आपके होशंगाबाद। कहां जाती है? होशंगाबाद। कहां जाती है? होशंगाबाद। शिहोर जाएगी। कहां जाएगी? शिहोर। शिहोर के बाद ये हरदा जाएगी। हरदा के बाद ये देवास। कहां जाएगी? देवास जाएगी। देवास के बाद ये खंडवा में जाएगी। कहां जाएगी? खंडवा में जाएगी। खंडवा के बाद ये खरगोन में। कहां जाएगी? खरगोन में। और खरगोन के बाद ये कहां जाएगी? खरगोन के बाद ये चली जाती है धार में। कहां चली जाती है? धार में। धार के बाद ये अलीराजपुर। कहां जाती है? अलीराजपुर। अलीराजपुर। और कहां जाती है? आपके बड़वानी में। कहां जाती है? बड़वानी में। तो कुल कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कुल 16 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 16 जिले हो गए। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा नदी निम्न में से किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो जब ऐसा प्रश्न बनेगा तो आपको क्या होगी? दिक्कत होगी, क्योंकि अभी पिछली पीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में पूछा था कर्क रेखा को लेकर। क्योंकि कर्क रेखा भी कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। और नर्मदा नदी कितने जिलों से गुजर रही है? 16 जिलों से। तो जब कर्क रेखा को लेकर ये प्रश्न बन सकता है कि किस जिले से नहीं गुजरती है, तो आगे चल के नर्मदा नदी से भी ऐसा प्रश्न बन सकता है कि नर्मदा नदी निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है। क्लियर हो गया? तो ये हमने किसका देख लिया? उद्गम देख लिया। उद्गम के साथ हमने इसका क्या देख लिया? प्रवाह देख लिया। क्या देख लिया? प्रवाह देख लिया। अब हम नर्मदा के प्राचीन नाम देखेंगे। क्या देखेंगे? अब क्या देखेंगे हम? नर्मदा के प्राचीन नाम। क्या देखेंगे? नर्मदा के प्राचीन नाम। तो पहला नाम क्या निकल के आता है? मैकल सुता। क्या कहते हैं इसको? मैकल सुता कहते हैं। सुता का मतलब होता है पुत्री। और कहां से? मैकल से इसका जन्म होता है, उद्गम होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मैकल सुता। मैकल सुता के अलावा इसको क्या कहा जाता है? रेवा। क्या कहा जाता है? रेवा। रेवा के बाद इसको क्या बोला जाता है? निबुद्धा। क्या बोला जाता है? निबुद्धा। क्या बोला जाता है? निबुद्धा। निबुद्धा के अलावा इसको क्या बोला जाता है? संकरी। क्या बोला जाता है? संकरी। और संकरी के अलावा क्या बोला जाता है? कुंवारी। तो कौन कौन सा प्राचीन नाम देखा हमने? मैकल सुता कहा जाता है, रेवा कहा जाता है, निबुद्धा कहा जाता है, संकरी कहा जाता है और कुंवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारी। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? कावेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
कावेरी भी कहा जाता है। और ये कावेरी इसको कहाँ करके संबोधित किया जाता है, तो महेश्वर में। कहाँ पे, महेश्वर में। तो महेश्वर में इसको किस नाम से जाना जाता है, कावेरी नाम से। सभी जगह इसको कावेरी नहीं कहा जाता है, महेश्वर वाले स्थान पर इसको किस नाम से जाना जाता है, कावेरी। किस नाम से जाना जाता है, कावेरी। फिर इसके बाद क्या होता है, सोमप्रभा। क्या कहा जाता है इसको, सोमप्रभा। कौन कौन सा नाम हो गया, मैकल सुता, रेवा, निबुद्धा, शंकरी, कुंवारी, कावेरी और सोमप्रभा। कौन सा हो गया, सोमप्रभा। इसको शिव की पुत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिव की पुत्री। क्या कहा जाता है, शिव की पुत्री। क्लियर है। पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता था, पृथ्वी की पुत्री माई को कहा जाता था। सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता था, ताप्ती को कहा जाता था। और शिव की पुत्री किसे कहा जाता है, शिव की पुत्री कहा जाता है आपके नर्मदा को। क्लियर है। और एक नाम था इसका नामोदोष। क्या था, नामदोष। क्या नाम था इसका, नामदोष। और ये नामदोष किसने दिया था, टॉलमी ने। किसने दिया था, टॉलमी ने। तो क्लियर हो गया। तो इसके प्राचीन नाम कौन कौन से निकल के आते हैं, मैकल सुता कहा जाता है, रेवा कहा जाता है, निबुद्धा कहा जाता है, शंकरी कहा जाता है, कुंवारी कहा जाता है, कावेरी केवल महेश्वर में कहा जाता है, सोमप्रभा शिव की पुत्री कहा जाता है, और नामदोष इसको कहा जाता है। और ये नामदोष नाम इसको किसने दिया था, टॉलमी ने। और इसी तरीके से टॉलमी ने एक और नदी का नाम दिया था, सोवा। क्या नाम दिया था, सोवा। और ये किसको कहा था, सोन नदी को। किसको कहा था, सोन नदी को। तो क्लियर हो गया। इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या देखेंगे, इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या नाम है इसके अन्य नाम, चलो। तो इसके जो अन्य नाम निकल के आते हैं, इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा को। प्लस भारत की, किसकी, भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की हृदय रेखा। किसे कहा जाता है, इसी आपके नर्मदा को। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। क्या, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी किसे कहा जाता है, स्टेट रिवर किसे कहा जाता है, ये नर्मदा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पहली नदी जिसे जीवित नदी का दर्जा मिला है, तो मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी, मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी। क्या, मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी किसे कहा जाता है, नर्मदा को कहा जाता है। प्लस इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन पवित्रता के आधार पर। किस आधार पर कहा जाता है, पवित्रता के आधार पर इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। क्या है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई आपकी, सबसे बड़ी नदी है कौन सी आपकी, ये। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, किसकी बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की। किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कैसी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी। तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी वो हो गई आपकी कौन सी, नर्मदा। कौन सी हो गई, नर्मदा। तो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसके बड़ी 4 नदियां कौन कौन सी हैं, तो गंगा हो गई, यमुना हो गई, फिर गोदावरी हो गई और कावेरी हो गई। और 5वें नंबर पर कौन आती है, नर्मदा आती है। देखिए जब प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं तो सीधे यमुना और गंगा ये दोनों तो प्रायद्वीप से अलग निकल जाती है, मैदानी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी गोदावरी है, फिर कावेरी और तीसरे नंबर पर आती है। तो क्या देख लिया, इसके प्राचीन नाम और अन्य नाम देखिए। प्राचीन नाम है मैकल सुता, रेवा, निबुद्धा, शंकरी, कुंवारी, कावेरी, महेश्वर में सोमप्रभा शिव की पुत्री नामदोष जिसे टॉलमी ने कहा था। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, भारत की हृदय रेखा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है, मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी है, मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर बेतवा को। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी। जीवित नदी का मतलब है कि जिस प्रकार से कानून में किसी व्यक्ति के बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, कानून में उसकी व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से अगर कोई इसके साथ मिसबिहेव करता है, इसके खिलाफ कुछ कदम उठाता है, तो उसके खिलाफ जैसे आपके आईपीसी सीआरपीसी में धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है, तो नर्मदा नदी के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ कार्रवाई की जाएगी और इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देख लिया, उद्गम देख लिया, हमने प्रवाह देख लिया, प्राचीन नाम देख लिया और अन्य नाम देख लिया। क्या देख लिया, अन्य नाम देख लिया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। क्लियर है, चलो। सहायक नदियां, क्या देखेंगे, सहायक नदियां। तो नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी, ये देखेंगे। तो जब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो कुल इसकी सहायक नदियां कितनी है, तो इसकी कुल सहायक नदियां कितनी है, 41। कितनी सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं।
22 सहायक नदियां किधर से हैं, बाएं तरफ से। किधर से हैं, बाएं तरफ से। और 19 सहायक नदियां किधर से हैं, दाएं तरफ से। किधर से हैं, दाएं तरफ से। और कुल इसकी सहायक नदियां कितनी हैं, 41 है। जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्या निकल के आता है, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तवा। कौन सी है, तवा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। क्लियर है। जैसे हमने कहा कि ये आपकी नर्मदा आ रही है, तो कुछ नदियां इधर से आकर इसमें मिल रही होंगी, इधर से आकर मिल रही होंगी, और कुछ नदियां इधर से आके मिल रही होंगी। तो इधर से मिलने वाली नदियां दाएं तरफ से हो गई, और इधर से मिलने वाली नदियां बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से 22 नदियां आ रही हैं, दाएं तरफ से कितनी आ रही हैं, 19 नदियां आ रही हैं, और कुल 41 सहायक नदियां हैं। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अब इनकी भी कुछ क्या निकल के आती है, सहायक नदियां होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो नर्मदा नदी है वो किस प्रवाह प्रणाली में बहती है, तो वृक्षाभ प्रवाह प्रणाली में। किसमें, वृक्षाभ, यानी कि वृक्ष के समान। तो जो इस नदी की प्रवाह प्रणाली है वो कैसी है, वृक्ष के समान, यानी कि ये एक मुख्य शाखा हो गया, तना हो गया, और इसकी अन्य शाखाएं हो गई, अन्य शाखाओं की टहनियां उन सहायक नदियों की सहायक नदियां हो गई। क्लियर हो गया। तो एक प्रश्न यहां से भी बनता है। तो कुल कितनी सहायक नदियां हैं, 41। बाएं तरफ से कितनी है, बाएं तरफ से आपकी निकल के आती है 22, और दाएं तरफ से कितने निकल के आते हैं, 19। अब बाएं तरफ की प्रमुख नदियां थावर, बंजर, शक्कर, कौन सी हो गई, शक्कर, तवा, गोई, कौन सी, गोई। ये तमाम नदियां किधर से आ रही हैं, बाएं से। थावर, बंजर, शक्कर, तवा, गोई ये किधर से आ रही हैं, बाएं से आ रही हैं। और जब दाएं से बात करते हैं तो दाएं की प्रमुख मान कौन सी हो जाएंगी, चोरल, मान, हथनी, कौन सी हो गई, चोरल, मान, हथनी। इसके अलावा कौन कौन सी हो जाएगी, हिरण और बारना। कौन सी हो जाएगी, हिरण व बारना। क्लियर है। तो सभी नदियां तो एक तरफ से नहीं लिखी जाती, लेकिन जो जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने देख लिया। तो सहायक नदियों में हमने क्या देखा, कुल 41 है, 22 बाएं तरफ से हैं, जिनमें थावर, बंजर, शक्कर, तवा, गोई प्रमुख नदियां हैं। और दाएं तरफ से कितनी है, 19, जिसमें चोरल, माल, हथनी, हिरण, बारना प्रमुख सहायक नदियां हैं। वो जो सबसे बड़ी सहायक नदी निकल के आती है वो तवा है, जो कि किधर से आती है, बाएं तरफ से। किधर से मिलती है, बाएं तरफ से मिलती है। ठीक है। अब इस पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं को देखेंगे। किसको देखेंगे, परियोजनाओं को। क्लियर है। स्थित परियोजनाओं को देखते हैं। किसको देखते हैं, परियोजनाओं को। क्लियर है। चलो, तो एक तरफ से देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं इस पर संचालित हैं। तो जो पहली परियोजना निकल के आती है वो कौन सी है, थावर परियोजना। कौन सी, थावर परियोजना। सब में परियोजनाएं नहीं लिखूंगा। तो थावर परियोजना जो कि कहाँ है, आपके मंडला में। कहाँ है, मंडला में। क्लियर है। तो थावर परियोजना हो गया। दूसरी कौन सी हो गई, अवंती सागर परियोजना। कौन सी हो गई, अवंती सागर। इसी को बरगी परियोजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को बरगी परियोजना भी कहते हैं। और ये कहाँ है, आपके जबलपुर में। कहाँ है, जबलपुर में। तो थावर हो गई और अवंती सागर या बरगी परियोजना हो गई। तीसरी कौन सी हो जाएगी, इंदिरा सागर। कौन सी हो जाएगी, इंदिरा सागर। और ये इंदिरा सागर कहाँ है, आपके इंदिरा सागर आपके खंडवा में है। कहाँ है, खंडवा में। क्लियर है। इसके बाद हम किसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं दिजला देवड़ा। कौन सी हो गई, दिजला देवड़ा। दिजला देवड़ा के साथ साथ कौन सी हो जाएगी आपकी, एक हो जाएगी महेश्वर परियोजना। कौन सी हो गई, महेश्वर परियोजना। और ये दोनों परियोजनाएं कहाँ है, आपके खरगोन में। कहाँ है, खरगोन में। क्लियर है। जो अगली परियोजना है वो है मान परियोजना। कौन सी है, मान परियोजना। और ये मान परियोजना कहाँ है, धार में। कहाँ है, धार में। फिर है आपकी कौन सी, फिर है जोबट परियोजना, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे आपके चंद्रशेखर आजाद परियोजना। क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। और ये चंद्रशेखर आजाद परियोजना आपकी कहाँ है, आपको पता है कहाँ जन्म हुआ था, अलीराजपुर में। कहाँ हुआ था, अलीराजपुर में। कहाँ पे हुआ था, अलीराजपुर में। क्लियर है। फिर अंतिम में कौन सी आती है, लोअर गोई परियोजना। कौन सी आती है, लोअर गोई परियोजना। और ये लोअर गोई परियोजना आपके कहाँ है, बड़वानी में। कहाँ है, बड़वानी में। क्लियर है। और फिर अंतिम में गुजरात में जाते हैं तो सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी आती है, सरदार सरोवर परियोजना। और ये कहाँ है, आपके गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। क्लियर। नर्मदा जिला है
वहां पर है। क्लियर है? तो इस पर संचालित प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं? अब इसमें से जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल एक क्रम से देख लेते हैं। थावर परियोजना मंडला में है, अवंती सागर या बरगी परियोजना जबलपुर में है, इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है, दिजला देवड़ा और महेश्वर परियोजना ये खरगोन में है, मान परियोजना धार में है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना अलीराजपुर में है और लोअर गोई परियोजना आपके बड़वानी में है और सरदार सरोवर परियोजना आपकी कहां पड़ती है? गुजरात में। कहां पड़ती है? गुजरात में। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? यहाँ की प्रमुख परियोजनाएं देख ली। अब इसके बाद हम देखेंगे नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। क्या देखेंगे? कौन कौन से जलप्रपात निकल के आते हैं? एक तो है दुग्ध धारा। कौन सा है? दुग्ध धारा प्लस कपिल धारा, कपिल धारा प्लस दुर्गा धारा। कौन सा? दुर्गा धारा। कौन सा? दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा। इसके अलावा कौन सा हो गया आपका? शंभु धारा। कौन सा हो गया? शंभु धारा, शंभु धारा। और कौन सा हो गया आपका? और हो गया आपका लक्ष्मण धारा। कौन सा? लक्ष्मण धारा। ये तमाम जितने धारा है ये कहाँ है? आपके अनूपपुर में। कहाँ है? अनूपपुर में। कौन कौन से? दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, ये तमाम कहाँ है? अनूपपुर अमरकंटक में इस पर स्थित जलप्रपात है। इसके अलावा आता है आपका कौन सा? आपका आता है भेड़ाघाट में। कौन सा है? भेड़ाघाट में आपके, भेड़ाघाट में आपके धुआंधार। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। और ये धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ है? भेड़ाघाट जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। क्लियर है? इसके अलावा दो अन्य जलप्रपात कौन से आपके आते हैं? दारदी और मानधाता। कौन से आते हैं? दारदी व मानधाता। और ये दोनों आपके कहाँ है? खंडवा में। कहाँ है? खंडवा में। क्लियर है? फिर अगला कौन सा आता है? सहस्त्र धारा। कौन सा आता है? सहस्त्र धारा। और ये सहस्त्र धारा जलप्रपात, ये सहस्त्र धारा जलप्रपात आपके कहाँ है? महेश्वर में। कहाँ है? महेश्वर। और महेश्वर कहाँ है? आपके खरगोन में। कहाँ है? खरगोन में। क्लियर है? फिर आपका आता है जारवानी जलप्रपात। कौन सा आता है? जारवानी जलप्रपात। कौन सा? जारवानी जलप्रपात। और ये जो जारवानी जलप्रपात है ये कहाँ है? आपके गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो ये हो गए आपके नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात। दुग्ध धारा, कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, ये सब अनूपपुर में है। धुआंधार जलप्रपात ये भेड़ाघाट जबलपुर में है और यहीं पर 64 योगिनी का मंदिर है। दारदी और मानधाता ये दोनों जलप्रपात खंडवा में है। सहस्त्र धारा जो जलप्रपात है ये महेश्वर खरगोन में है आपके। और ये जो जारवानी जलप्रपात है ये आपके कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया नर्मदा नदी का उद्गम देख लिया। नर्मदा नदी के उद्गम के साथ हमने उसका प्रवाह देख लिया। प्रवाह के साथ उसके हमने प्राचीन नाम देख लिए। प्राचीन नाम के साथ उसके हमने अन्य नाम देख लिया। अन्य नाम देखने के साथ उस पर स्थित हमने क्या देख ली? उसकी सहायक नदियां देख ली। सहायक नदियों के साथ उस पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं देख ली। परियोजनाओं के साथ नर्मदा नदी के प्रमुख क्या देख लिए? जलप्रपात। क्या देख लिए? जलप्रपात। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक की चर्चा करेंगे। अभी नर्मदा नदी का पार्ट 2 आना बाकी है और उस पार्ट 2 में हम नर्मदा नदी से संबंधित और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो निश्चित रहिए नर्मदा नदी को यहाँ से पढ़ने के बाद ऐसी कोई चीज शायद ही बचेगी जो आपकी परीक्षा में पूछी जाए और आपसे न बने। तो ये दोनों पार्ट देखने के बाद आप आश्वस्त हो जाइए कि नर्मदा नदी पर बनने वाले समस्त प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 लेकर। सदैव की तरह कहूंगा माता पिता, गुरुजनों, किसानों और सैनिकों का आप सदैव सम्मान कीजिएगा क्योंकि हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।